अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अब अगर हम किसी कंडक्टर को जो कि करंट कैरिंग हो, ठीक है, जिसमें करंट जो है वो फ्लो कर रहा हो, उसको हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो देखते हैं कि क्या होगा। देखिए, ये करंट कैरियंग कंडक्टर है तो ये अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेक्चर नंबर 2 में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि एक करंट कैरियंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है तो उसको मैं बोलता हूँ बी इंटरनल, यानी वायर का अपना मैग्नेटिक फील्ड। और हम इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखते हैं बी एक्सटर्नल, तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स का क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, दे विल इंटरेक्ट। और इस इंटरेक्शन की वजह से इस कंडक्टर के ऊपर लगने वाला है एक फोर्स, यानी द कंडक्टर विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। ठीक है, दोनों फील्ड की इंटरेक्शन की वजह से कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगेगा। आज हम इस फोर्स को स्टडी करेंगे कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है और इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है। तो टॉपिक के डिटेल में जाने से पहले मैं आप लोगों को एक कन्वेंशन के बारे में बताता हूँ। देखिए, कोई भी वेक्टर हो, ठीक है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, फोर्स हो, लेंथ वेक्टर हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो, अगर आप लोगों ने उसको रिप्रेजेंट करना है एन टू द पेज और आउट ऑफ द पेज के केस में, तो आप लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एन टू द पेज केस को और आउट ऑफ पेज केस को। ठीक है, आउट ऑफ पेज, तो कोई भी वेक्टर अगर पेज से बाहर निकल रहा है तो आप लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे एक डॉट लगा के। ठीक है, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और एक सर्कल उसके अराउंड लगा देंगे, तो ये शो करेगा कि ये वेक्टर आउट ऑफ द पेज है, यानी आप जिस स्क्रीन में देख रहे हैं आपकी तरफ है, स्क्रीन से आपकी तरफ। अगर एन टू दी पेज हो, यानी स्क्रीन की तरफ कोई वेक्टर जा रहा हो, बोर्ड की तरफ कोई वेक्टर जा रहा हो, तो फिर उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एक क्रॉस लगा के हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। और क्यों ये कन्वेंशन एडॉप्ट किया गया है, तो बेसिकली अगर आप एक एरो के स्ट्रक्चर को देख ले तो एक एरो इस शेप का होता है। ठीक है, यहाँ पे एरो टेल होता है, इस तरह से एरो का टेल हो गया ये, एंड दिस इज द एरो टेल, दिस इज द हेड ऑफ द एरो। ठीक है, तो आप अभी इस एरो के मोशन को देख लीजिएगा। जब ये एरो आउट ऑफ पेज होगी, यानी आपकी तरफ ये आएगी, तो आप लोगों को इस एरो का क्या नजर आएगा, आप लोगों को इसका ये टिप नजर आएगा। जब ये पेज से निकलेगी तो हमें ये टिप नजर आएगा इस एरो का। इसी वजह से हम आउट ऑफ पेज जब ड्रॉ करते हैं तो एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये एरो इसी तरह से पेज के अंदर जाएगी तब हमें इसका ये टेल नजर आएगा, ये क्रॉस पोर्शन हमें इस एरो का नजर आएगा, तो हम मैग्नेटिक फील्ड या वेक्टर को फिर क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इस एरो के मोशन को आप लोग अपने जहन में लाइएगा। जब भी आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन टू द पेज कैसे ड्रॉ करना है और आउट ऑफ द पेज, तो आप लोग को फिर पता चल जाएगा। ये जब पेज से बाहर आएगा तो हमें ये टिप नजर आएगा, और ये जब पेज के अंदर जाएगा या प्लेन के अंदर जाएगा तो इसका ये टेल हमें नजर आएगा, ये टेल हमें नजर आने वाला है। तो एंड टू द पेज हम जब ड्रॉ करेंगे किसी वेक्टर को तो क्रॉस लगा के ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया हुआ है जो कि एंड टू द पेज है। ठीक है, क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है एंड टू द पेज मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने एक कंडक्टर रखा हुआ है जिसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट उसमें फ्लो कर रहा है। लेंथ ऑफ कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एल है, कैपिटल एल, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है उसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अभी इस केस में एक मैग्नेटिक फील्ड ये वायर प्रोड्यूस करेगा, एक एक्सटर्नल होगा। दोनों के इंटरेक्शन की वजह से जो फोर्स लगने वाली है इस अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी, फोर्स लगेगी इस कंडक्टर पे। तो ये फोर्स क्यों इस डायरेक्शन में होगी इसको हम बाद में देखते हैं। ठीक है, या कैसे इस डायरेक्शन में होगी। सेम फिनोमेना को आप इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर ये कंडक्टिंग रेल्स है, ठीक है, कंडक्टिंग रेल्स, और मैग्नेटिक फील्ड को आप बी इंटेंसिटी का अपवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं। ठीक है, इस कंडक्टर रेल्स को अपनी बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज द पॉजिटिव, तो करंट इस डायरेक्शन में कुछ इस तरह से फ्लो करेगा। तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसके अराउंड दोनों फील्ड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और इस डायरेक्शन में जो है इस वायर के ऊपर लगने वाली है फोर्स। तो ये जो वायर है ये इस डायरेक्शन में कुछ
मोशन स्टार्ट कर लेगा इन कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर। ठीक है, तो अभी हम फोर्स के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को देखते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। एंड क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? देखिए, जितना ज्यादा करंट हम कंडक्टर से पास करेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा और दोनों फील्ड का इंटरेक्शन ज्यादा होगा और ज्यादा फोर्स लगेगा। इसके अलावा जो फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में उसका ज्यादा लेंथ रख रहे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगा। क्यों ज्यादा फोर्स लगेगा? तो इस तरह से हम इसको देखते हैं कि हमारे पास अगर एक इतने लेंथ का वायर है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड और एक इतने लेंथ का वायर है, तो आप देख सकते हैं कि इस वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन है वो इतने रीजन में होगा, जबकि इस केस में जो इंटरेक्शन का रीजन है बिटवीन द टू फील्ड्स वो ज्यादा हो गया है। तो इस वजह से फोर्स भी ज्यादा होगा, बिकॉज फोर्स इज ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द टू फील्ड्स। इसके अलावा जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू दी स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा उसका स्ट्रेंथ रखेंगे, इंटरेक्शन ज्यादा होगा, उतना ज्यादा फोर्स उसके ऊपर लगेगा। ठीक है, और ये जो फोर्स है, फोर्थ फैक्टर, ये ओरिएंटेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ओरिएंटेशन के ऊपर के मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये कंडक्टर कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अब तक जो है हम लेंथ को स्केलर पढ़ रहे थे, आज के बाद हम लेंथ को डायरेक्शन भी देते हैं और हमारा L बन जाएगा वेक्टर। ठीक है, यानी दिस वुड बी द लेंथ वेक्टर। इस वेक्टर का डायरेक्शन हम क्या लेंगे? ठीक है, तो डायरेक्शन हम, जैसे ये वायर है इसका डायरेक्शन लेंथ का हम ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, पर हम वो डायरेक्शन लेंगे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा वही डायरेक्शन होगा L वेक्टर का। अगर इस वायर में इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो फिर लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन भी यही होगा। ठीक है, तो एन डी डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो यू विल टेक द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ वेक्टर। तो ये देखा गया कि जब मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ आपस में पैरेलल हो, ठीक है, यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और आप कंडक्टर को इस तरह रख के उसमें करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कराते तो फिर लेंथ वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इस वायर के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा था। ठीक है, नो फोर्स। जब L को परपेंडिकुलर टू बी रखा गया, ठीक है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर रखे गए, यानी अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और आप ये जो कंडक्टर है इसको इस डायरेक्शन में रखते हो, करंट किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कराओ, इसमें या इसमें, तो दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे, 90 डिग्री एंगल होगा। तो ये देखा गया कि फोर्स जो था वो मैक्सिमम था और जीरो और मैक्सिमम के बीच में था फोर्स जब कंडक्टर को हमने किसी एंगल के ऊपर रखा मैग्नेटिक फील्ड के साथ। यानी अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, तो ये बन जाएगा लेंथ का डायरेक्शन। और आप देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर के बीच में कोई एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हम लेट सपोज इस एंगल को बोलते हैं अल्फा। ठीक है, अल्फा, और ये अल्फा क्या है? दिस इज द एंगल बिटवीन बी एंड लेंथ वेक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर के बीच में एंगल है, तो ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। तो साइन को हम क्यों यूज कर रहे हैं? देखिए, साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, अगर हम कोई इन बिटवीन वैल्यू यूज करेंगे अल्फा का तो वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगी। तो ये जो साइन है हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि पैरेलल के केस में 0 डिग्री के केस में फोर्स 0 था, तो यहाँ पे साइन 0 से 0 आ जाएगा फोर्स। ठीक है, और साइन 90 को अगर हम पुट करते हैं तो 1 आएगा, मैक्सिमम वैल्यू आएगी और फोर्स मैक्सिमम होगा। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के बेस पे हम साइन अल्फा को यूज कर रहे हैं। सो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन अल्फा। जितनी ज्यादा वैल्यू आएगी साइन अल्फा से उतना ही ज्यादा फोर्स होगा। ठीक है, इन रिलेशंस को अगर हम इकट्ठा कर ले तो ये बन जाएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एल बी एंड साइन अल्फा। जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हम एक इज इक्वल टू लगाएंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे आई एल बी साइन अल्फा। और अगर हम एसआई यूनिट्स को यूज करते हैं, एसआई यूनिट्स, तो एसआई यूनिट्स में के की वैल्यू जो है वो 1 है इस कांस्टेंट की, तो फोर्स बन जाएगा F इज इक्वल टू आई एल बी साइन अल्फा। तो करंट कैरियंग कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगता है वो होता है आई एल बी साइन अल्फा। ये इक्वेशन आप लोगों ने याद रखनी है। इस इक्वेशन में जो आई है ये रिप्रेजेंट कर रहा है करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, दिस इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर,
this is the strength of the external magnetic field, and sine of alpha, where alpha is the angle between B and L. ये जो B है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। सो मैग्नेटिक इंडक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आर द सेम थिंग्स। तो अभी हम इस स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, ठीक है। बी को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। हम इक्वेशन को लेते हैं, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन अल्फा, ठीक है। इस केस पर्टिकुलर डिस्कशन के लिए मैं अल्फा को 90 डिग्री रखता हूं, यानी ये वो केस है जिसमें L और B आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। लेंथ वेक्टर और B वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, B यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन हमने यूनिफॉर्म फील्ड के लिए डिराइव किया है। तो फोर्स बन जाएगा F इज इक्वल टू आई एल बी। अब अगर इस इक्वेशन में मैं करंट को ले लूं 1 एम्पियर और लेंथ ऑफ कंडक्टर को ले लो 1 मीटर, तो देखिए फिर क्या होगा, F बन जाएगा न्यूमेरिकली, ठीक है। डायमेंशनली दोनों डिफरेंट थिंग्स है, पर न्यूमेरिकली F बराबर हो जाएगा B के। यानी जब हम यूनिफॉर्म फील्ड में, एक फील्ड होगा हमारे पास यूनिफॉर्म, उसके परपेंडिकुलरली अगर हम एक कंडक्टर को रखते हैं जिसका लेंथ जो है वो 1 मीटर होगा और उसमें हम 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराएंगे, तो इस कंडक्टर के ऊपर जितना फोर्स लगेगा, जितनी वैल्यू होगी फोर्स की, वो वैल्यू होगी स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन की। मैं एक बार फिर से बताता हूं कि न्यूमेरिकली ये दोनों क्वांटिटीज आपस में बराबर हो जाएंगी, इनकी वैल्यूज बराबर हो जाएगी, डायमेंशनली दोनों डिफरेंट है। So magnetic induction is defined as the force acting on 1 meter length of the conductor placed at right angle to the magnetic field when 1 ampere current is passing through it. अभी B की यूनिट्स को देखते हैं, तो F इज इक्वल्स टू आई एल बी। हम B को निकालेंगे तो B बन जाएगा F अपॉन आई एल, और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, करंट का एम्पियर और लेंथ का मीटर, तो ये बन जाएगा न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ठीक है। तो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर जो है ये यूनिट बन जाएगा किसका, B का, मैग्नेटिक इंडक्शन का। जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट मैग्नेटिक इंडक्शन का या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का, वो है टेस्ला, ठीक है। टेस्ला कैपिटल T से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो टेस्ला बन जाएगा न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो इस रिलेशन को आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। इसके अलावा भी एक और यूनिट यूज होता है, ठीक है, कॉमनली हम यूज करते हैं, ये एसआई यूनिट नहीं है, ठीक है। एसआई यूनिट टेस्ला है, जो है गाज, ठीक है। गाज को हम कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी मैग्नेटिक फील्ड का एक यूनिट है जो यूज होता है। और रिलेशनशिप जो है गाज और टेस्ला के बीच में वो है 1 गाज इज इक्वल्स टू 10 पावर -4 टेस्ला, यानी टेस्ला जो है वो बिगर यूनिट है। आप लोगों ने ये याद रखना है, ठीक है। 1 टेस्ला को अगर मैं लिख लूं तो ये बन जाएगा 10 पावर 4 गाज, सो टेस्ला इज द बिगर यूनिट। तो इस रिलेशनशिप को भी आप लोगों ने क्या करना है, याद रखना है। सो अभी हम बात करते हैं डायरेक्शन के ऊपर के ये फोर्स जो है इसका डायरेक्शन क्या होगा। मैग्नीट्यूड को तो हमने डिस्कस कर लिया, अभी फोर्स के डायरेक्शन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को, फोर्स के डायरेक्शन को निकालने के लिए आप 3 रूल्स यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं आप लोगों को 3 रूल्स बताऊंगा और तीनों को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इस फोर्स के डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। देखिए फोर्स का जो इक्वेशन था उसको हमने देख लिया कि वो था आई एल बी साइन अल्फा, ठीक है। ये करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, इसको मैं बाहर लिख दूंगा, और एल वी साइन अल्फा को मैं लिख सकता हूं एल क्रॉस बी, यानी मैं वेक्टर प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं इन दोनों का, ठीक है। तो सबसे पहला जो रूल है वो है राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का जो राइट हैंड रूल है, जिसको हम स्क्रीव रूल भी कहते हैं, इसको यूज करके आप फोर्स के डायरेक्शन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रूल क्या कहता है, दिस रूल स्टेट्स दिस कि अगर आपके पास 2 वेक्टर्स है, एक क्रॉस बी और उनसे एक नया वेक्टर सी बन रहा है, और आप सी के डायरेक्शन को निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करें कि अपने फिंगर्स को, जो आपके राइट हैंड के फिंगर्स है, उनको करल कर ले, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ, यानी पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ अपने उंगलियों को करल कर ले। तो जो थंब होगा वो आपको देगा, थंब विल गिव यू दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो थंब आपको फोर्स का डायरेक्शन देगा। जो पहले मैंने 2 केसेस बताए थे, अभी उनमें जाके हम फोर्स के डायरेक्शन को निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और जो करंट है वो एन टू दी पेज है, ठीक है। तो अगर आप लोग अपने फिंगर्स को एन टू दी पेज, यहाँ पे जो एन टू दी पेज है और लेंथ वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो इसकी तरफ अगर उंगलियों को आप लोग क्या करेंगे, रोटेट करेंगे,
तो जो फोर्स लगने वाला है कंडक्टर के ऊपर आप लोग देख लेंगे कि वो इस अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, ये इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो 3D में जाके आप लोगों ने इसको इमेजिन कर लेना है। तो दूसरा जो रूल है वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो ये रूल हमें बताता है कि आप अपने थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को एट राइट एंगल प्लेस कर ले। ठीक है, फिर जो फोर फिंगर है इसको इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप रख ले, जो मिडिल फिंगर है उसको इन द डायरेक्शन ऑफ करंट या लेंथ वेक्टर रख ले, तो जो थंब है थंब वो देगा आपको फोर्स का डायरेक्शन। तो अभी पहले केस में हम इसको देखते हैं कि किस तरह से हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज करके फोर्स का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने फोर फिंगर को इन टू दी बोर्ड रखेंगे, यहाँ पे इन टू दी बोर्ड रखेंगे, और जो आपका मिडिल फिंगर है उसको अगर आप इस डायरेक्शन में करंट के डायरेक्शन में रखते हैं या लेंथ वेक्टर, दोनों एक ही बात है, रख ले, तो आप देख सकेंगे कि आपका जो थंब है वो अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। ठीक है, तीसरा जो रूल यूज होता है करंट के डायरेक्शन को निकालने के लिए, सबसे सिंपल रूल नंबर पहला था, और उसके बाद तीसरा रूल जो है ये सबसे सिंपल है, दिस इज राइट हैंड पाम रूल। इसको भी यूज करके आप फोर्स के डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। तो ये रूल आपको बताता है कि आप अपने फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखें। ठीक है, एंड जो आपका थंब है आप इसको इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखें, तो आपका ये जो पाम है ये जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, पाम ये साइड जो है इसका जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा ये आपको देगा फोर्स का डायरेक्शन। तो अभी इसी को यूज करके अगर हम इस केस में डायरेक्शन निकालते हैं फोर्स का, तो देखिए आप अगर अपने फिंगर्स को इनटू दी बोर्ड रखते हैं या इनटू दी स्क्रीन रखते हैं इस तरह से, और आप अपने थंब को इस डायरेक्शन में रखते हैं करंट की डायरेक्शन में, तो आप देख सकेंगे कि कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, आप इसको 3D में इमेजिन कर लीजिएगा। तो इन 3 रूल्स को यूज करके जो भी आप लोग को अच्छा लगे, सबसे सिंपलेस्ट जो है वो स्क्रू रूल है, तो आप उसको ही यूज करें। ठीक है, और फोर्स के डायरेक्शन को निकाला करें। जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाए तो आप दूसरे तीसरे रूल में जो है वो शिफ्ट हो सकते हैं। पर एक बात आप लोगों ने ये स्क्रू रूल में याद रखना है कि आप जब फिंगर्स को करल करेंगे फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड द सेकंड, तो आप स्मॉलर एंगल से इसको करल करेंगे। ठीक है, फ्रॉम द स्मॉलर एंगल, यानी अगर एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है ए और बी इस डायरेक्शन में है, तो आप फिंगर ऐसे करल करेंगे, ना कि ऐसे। ठीक है, जो स्मॉलर एंगल होगा उसके अक्रॉस आप क्या करेंगे, अपने फिंगर्स को करल करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि इन रूल से जो हमने फोर्स का डायरेक्शन निकाला, आया ये ट्रू है या ट्रू नहीं है, या किस तरह से इन रूल से, तो ये रूल कैसे ट्रू है या कैसे बनाए गए हम इनको देखते हैं। ठीक है, तो हम फील आप लोगों को देते हैं फोर्स के डायरेक्शन का। हम एक मैग्नेटिक फील्ड कंसिडर करते हैं। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, बेसिकली यहाँ पे एक मैग्नेट होगा। ठीक है, जिसके साउथ पोल में मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो मैं ड्रा नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे इस मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल्स तो एग्जिस्ट नहीं करते, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर हम एक कंडक्टर इसमें लेते हैं और वो कंडक्टर का कुछ ऐसा लेते हैं कि वो आउट ऑफ द पेज हो, यानी आपकी तरफ हो, तो मैं कंडक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, कंडक्टर का जो लेंथ वेक्टर है मैं उसको डॉट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो है इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है आउट ऑफ द पेज, कुछ इस तरह से रखा गया है। और इस कंडक्टर में भी मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो आउट ऑफ द पेज है। ठीक है, तो फिर मैं अगर कंडक्टर को अपने राइट हैंड में ग्रिप कर लूँ और थंब को इन दी डायरेक्शन यानी आउटवर्ड जो है आपकी तरफ, जैसे जहाँ पे आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं उसकी तरफ पॉइंट कर लूँ, तो जो मेरे फिंगर्स है वो इस डायरेक्शन में करल कर लेंगे। ठीक है, फिंगर्स विल करल इन दिस डायरेक्शन, यानी ये होगा इस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, तो एक डिफरेंट कलर से मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो बेसिकली क्या होगा कि जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर करंट आउट ऑफ द पेज है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लूँ तो ये होगा डायरेक्शन। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो लेफ्ट साइड है इसमें एक्सटर्नल फील्ड इस डायरेक्शन में है, और जो करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इस डायरेक्शन में है। यानी यहाँ पे दोनों फील्ड्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं। ठीक है, रीइंफोर्स, एक दूसरे का इफेक्ट बढ़ा रहे हैं। ये जो राइट साइड है इसमें देखिए एक्सटर्नल फील्ड इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड में, जबकि करंट कैरिंग कंडक्टर का फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में, आप लोग देख सकते हैं। यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ फील्ड एक दूसरे को दोनों फील्ड्स कुछ ना कुछ एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ बन रही है नेट वो कम होगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ इस साइड पे कम होगा,
इस साइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रीइंफोर्स कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, जैसे हर एक क्वांटिटी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, तो फोर्स इस कंडक्टर के ऊपर जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी इस डायरेक्शन में ये कंडक्टर ड्रिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ कम है और यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा और कंडक्टर इस डायरेक्शन में जो है वो मूव कर लेगा। एंड दिस इज द सेम डायरेक्शन जो तीनों रूल हमें देते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आगे वाले लेक्चर्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।